यह वीडियो क्लास 10 के विज्ञान का है और इसमें हम बताने वाले हैं अध्याय 6 जैव प्रक्रम का प्रश्न उत्तर। पहला है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? उत्तर, बहुकोशिकीय जीवों में समस्त कोशिकाएं वातावरण से सीधे संपर्क में नहीं होती, अतः सरल विसरण समस्त कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, कोई वस्तु सजीव है, इसके निर्धारण के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? उत्तर, सजीवों का अपनी संरचनाओं की मरम्मत एवं रख रखाव करना आवश्यक है। ये समस्त संरचनाएं अणुओं से मिलकर बनी है, इसलिए इनमें हर समय अणुओं को गतिशील रखने की क्षमता होनी चाहिए। अतः अदृश्य अनुगति जीव के जीवित होने का प्रमाण है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? उत्तर, पहला है भोजन, ऊर्जा एवं पदार्थों के स्रोत के रूप में। दूसरा, ऑक्सीजन, भोजन पदार्थों का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तीसरा, जल, भोजन के सही पाचन के लिए तथा शरीर के अंदर अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? उत्तर, अनेक जैव प्रक्रम है जो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। उनमें से कुछ है, पहला पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा उत्सर्जन, चौथा वहन। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? उत्तर, स्वपोषी पोषण, जब हरे पादप अपना भोजन क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल का उपयोग करते हुए स्वयं निर्मित करते हैं, तब वे स्वपोषी कहलाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण, जब जीव अपना भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, तब वे विषमपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कवक तथा मानव। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री को कहाँ से प्राप्त करता है? उत्तर, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, पादप वातावरण से CO2 रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरा, जल, पादप जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मृदा में से करते हैं तथा पत्तियों तक इसका परिवहन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? उत्तर, यह आमाशय में अम्लीय माध्यम उत्पन्न कर देता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। दूसरा, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? उत्तर, भोजन पदार्थ प्राकृतिक रूप से जटिल होते हैं। पाचन एंजाइम जटिल अणुओं को छोटे तथा सरल अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि वे क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा अवशोषित किए जा सके। अब है क्वेश्चन नंबर 9, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? उत्तर,
पाचित भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत की संरचना इस प्रकार से है कि कुल सतही क्षेत्रफल अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे अवशोषण का क्षेत्र भी बढ़ जाता है। अतः पाचित भोजन अधिक मात्रा में अवशोषित होकर रक्त में पहुंचता है और फिर इसका वहन सारे शरीर में होता है। क्षुद्रांत की अंदरूनी भित्ति में बहुत बड़ी संख्या में उंगलियों के समान दीर्घरोम होती है। ये दीर्घरोम भोजन के अवशोषण के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। चलिए आगे है इसमें, तो यहाँ हमने दीर्घरोम का हमने एक फिगर बनाए हैं। इसके सबसे आंतरिक में भाग है कैपिलरी जाल, जो ये है यहाँ पर होगा कैपिलरी जाल, और इसके जो बीच का भाग है ये सिरा है, और ये लघु धमनी हो जाएगा ये गोल वाले, और इसके जो बीच में होते हैं ये एमिनो अम्ल होते हैं, और ग्लूकोज तथा जल इसमें होते हैं। देखिए, और बीच के भाग को इसमें कहेंगे लीवर कण की ग्रंथि। ये होगा लीवर कण की ग्रंथि, और ये बाहरी भाग जो है ये एपिथेलियल कोशिका इसको कहेंगे, और इसके जो ये एक लिम्फ वाहिकाएँ होते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा लिम्फ वाहिकाएँ। और ये जो संरचना देख रहे हैं ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल होते हैं, ठीक है। और ये जो निकले हुए भाग है ये दीर्घरोम होते हैं, ठीक है। ये दीर्घरोम है, इसको हम दीर्घरोम की संरचना बोलेंगे। और ये जो पाइप ऊपर वाले हैं ये हो जाएगा धमनी, और ये नीचे वाले ये सिरा कहलाएगा, और इसके नीचे भी एक परत होती है, इसको बोलेंगे लिम्फ कोशिका, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? उत्तर, जो जीव पानी में रहता है वह अपने चारों ओर पानी में घुला ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। चूँकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, अतः जलीय जीव में शोषण दर अधिक होती है। स्थलीय जीव पर्याप्त ऑक्सीजन वाले वातावरण से शोषण अंगों द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, अतः जलीय जीवों की तुलना में स्थलीय जीवों की शोषण दर काफ़ी कम होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें पहला है, ग्लूकोज के ऑक्सीजन से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है? उत्तर, ग्लूकोज 6 कार्बन अणु विखंडन का पहला चरण जीवों की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में होता है। यह क्रिया 3 कार्बन अणु यौगिक बनाती है, जिसे पाइरूवेट कहते हैं। पाइरूवेट का आगे का विखंडन विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। पहला, अवायवीय शोषण। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। उदाहरण, ईस्ट में किण्वन के दौरान इस स्थिति में पाइरूवेट इथेनॉल तथा CO2 में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, वायवीय शोषण। वायवीय शोषण में पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। फलस्वरूप CO2 के 3 अणु तथा जल उत्पन्न होता है। वायवीय शोषण में मुक्त ऊर्जा अवायवीय शोषण की तुलना में कहीं अधिक होती है। दूसरा, ऑक्सीजन की कमी। कभी कभी खासकर अत्यधिक व्यायाम के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब हमारी पेशियों में पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन अणु यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के बनने से
क्रैम्प होने लगते हैं। क्रैम्प यानी ऐंठन। देखिए ये ग्लूकोज है, 6 कार्बन अणु होते हैं, C6H12O6। ये कोशिका द्रव में जब विभाजित होगा तो पायरुवेट का 3 कार्बन अणु प्लस ऊर्जा तो इसमें रहेगा। फिर ये आगे की 3 स्थिति है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ईस्ट में ये बदल जाएंगे एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। और पर्याप्त ऑक्सीजन जब मांसपेशियों में होते हैं वे लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में व्यक्त होते हैं और 3 कार्बन अणु वाले हैं ये। उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ये माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल बनते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? उत्तर ए ऑक्सीजन वहन। शोषण रंजक हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त कोशिकाओं में होता है फेफड़ों में पहुंची हुई वायु में से ऑक्सीजन लेता है। वे ऑक्सीजन को उन ऊतकों तक ले जाते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी है। दूसरा बी है कार्बन डाइऑक्साइड वहन। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक घुलनशील है, इसलिए इसका हमारे शरीर में ऊतकों से फेफड़ों तक हमारे रक्त के प्लाज्मा में घुले हुए रूप में वहन होता है, जहां से इसका मिश्रण रक्त से वायु में होता है और फिर यह नासा द्वारों के मार्ग से बाहर चली जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? उत्तर फेफड़ों फुफ्फुस के अंदर मार्ग में छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है जिसे श्वसनी कहते हैं। यह आगे श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। श्वसनिकाएं जिनका अंतिम सिरा गुब्बारे के समान संरचना का होता है कुपिकाएं कहलाती है। फेफड़ों में स्थापित ये कुपिकाएं गैसों के आदान प्रदान के क्षेत्र को अत्यधिक विस्तृत कर देती है। कुपिकाओं की भित्ति बहुत पतली होती है तथा इनमें अत्यधिक संख्या में रक्त वाहिकाएं होती है, जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान सुविधापूर्वक हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहता है मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य है? उत्तर मनुष्य के वहन तंत्र में हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएं होती है। ठीक है, कार्य देख लो हृदय का है। हृदय एक पंपिंग अंग है जो शरीर में रुधिर को प्रवाहित करता है। ये डिऑक्सी जनित रुधिर शरीर के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त करता है तथा ये ऑक्सीजन जनित रुधिर समस्त शरीर में पंप करती है। दूसरा है रुधिर। यह तरल संयोजी ऊतक है। इसमें होते हैं प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका तथा रुधिर प्लेटलेट्स। प्लाज्मा घुले रूप में भोजन, CO2 तथा नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन पदार्थों का परिवहन करता है। लाल रक्त कणिकाएं शोषण गैसों तथा हार्मोनों का परिवहन करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की रक्षा संक्रमणों से करती है तथा प्लेटलेट्स घायल अवस्था में रुधिर हानि को रुधिर का थक्का बनाकर रोकती है। तीसरा रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाओं का एक जाल होता है। वे समस्त शरीर में रुधिर के परिवहन में सहायता करती है। अब है क्वेश्चन नंबर 14 है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावी रूप से रखने के लिए ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग रखना आवश्यक है। यह तंत्र उन जंतुओं के लिए आवश्यक है जिनको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक है। स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16 है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है? उत्तर, पादपों में परिवहन तंत्र के प्रमुख घटक है जाइलम। इसमें वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं होती है। जाइलम जल तथा लवणों को मृदा से पत्तियों तक परिवहन करने में मदद करते हैं। फ्लोएम, इसमें चालनी कोशिकाएं तथा सहचर कोशिकाएं होती है। फ्लोएम भोजन पदार्थों को पत्तियों से पादप के विभिन्न हिस्सों परिवहित करने में मदद करते हैं। इस क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 17। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? उत्तर, जल तथा खनिज लवण मृदा से पत्तियों तक जाइलम कोशिकाओं द्वारा परिवहित होते हैं। जड़, तने तथा पत्तियों की जाइलम कोशिकाएं परस्पर जुड़कर संयोजी मार्ग बनाते हैं। जड़ों की कोशिकाएं मृदा से खनिज लवण लेती है। ये मृदा तथा जड़ के लवणों की सांद्रता में फर्क उत्पन्न कर देता है। इसलिए जल की निरंतर गति जाइलम में होती रहती है। एक प्रासरण दबाव उत्पन्न होता है और जल व खनिज लवण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रासरण के कारण परिवहित होते रहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की निरंतर हानि होती रहती है तथा चूषण बल उत्पन्न होता है, जिससे जल तथा लवणों की निरंतर गति होती रहती है और जल तथा लवणों का परिवहन होता रहता है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? उत्तर, पादपों में निर्मित भोजन फ्लोएम द्वारा भंडारण अंगों जैसे जड़, फल, बीज तथा विकासशील हिस्सों में परिवहित होता है। इस क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। यह कार्य चालनी कोशिकाओं तथा सहचर कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है। भोजन कणों का परिवहन ऊपर तथा नीचे दोनों दिशाओं में होता है। स्थानांतरण की क्रिया एक सक्रिय क्रिया है जिसमें ऊर्जा का प्रयोग होता है। पदार्थों का स्थानांतरण पत्ती की कोशिकाओं या भंडारण के स्थान से फ्लोएम ऊतक में होता है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो एटीपी अणु से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा प्रासरण दाब बढ़ाता है। परिणाम स्वरूप जल बाहर से फ्लोएम के अंदर गति करता है। यह क्रिया भोजन का परिवहन पदार्थों के समस्त हिस्सों में कायम रखती है। अगले वीडियो में आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि